में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल 2-3 तरह के नए प्रॉब्लम्स का शिकार है। एक तो इमरान खान साहब से अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, वकला और उनकी फैमिली की मुलाकातें ना होना ऐसा लगता है एक नया मामूल बन गया है, एक न्यू नॉर्मल हो गया है। वहाँ पर मुलाकात के दिन जो लिस्ट दी जाती है उस पर लोग जाते हैं मुलाकात करने के लिए, वो इंतज़ार करते रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। इमरान खान साहब की बहनें रात तक वहाँ पर मौजूद रहती हैं, मुलाकात नहीं होती, फिर वो वापस आ जाती हैं और मुलाकात के अगले दिन दोबारा वो वहाँ जाती हैं, जो भी मुलाकात का नेक्स्ट डे होता है, लेकिन मुलाकात उस पर भी नहीं होती। ये कई हफ्तों से ये मामूल चल रहा है और अब लोग सवाल करने लगे हैं कि तहरीक इंसाफ का अब इस नई सिचुएशन पर नई हिकमत अमली क्या होगी। दूसरा मामला अलायंस के बनने का है, जिसमें तहरीक इंसाफ को उम्मीदें थीं कि JUI की तरफ से एक मुस्बत जवाब आएगा, एक अलायंस बन जाएगा और फिर अपनी अगली जद्दोजहद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या नए इंतखाबात के लिए या इलेक्शन ऑडिट के लिए ये नए अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगी। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी जमात थी जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने तो इस अलायंस का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। अब तहरीक इंसाफ इस पर मुतबादल ऑप्शंस के तौर पर क्या चीज़ें देख रही है। नहरों का मामला अपनी जगह पर है और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो अदालतों में एक इंजमात का शिकार है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सलमान राजा साहब, खुश आमदीद। सर, ये जो मैंने जैसा कि बिल्कुल शुरू में कहा कि मुलाकातें ना कराया जाना एक नया मामूल बन गया है। ऐसा लगता है कि ये अब कोई खबर नहीं रही कि मुलाकात नहीं हुई। अगर किसी की मुलाकात अलीमा खान साहबा की या बाकी लोगों की हो जाए तो वो एक खबर होगी कि आज मुलाकात हो गई। अब ये नई सिचुएशन जो डेवलप हुई है, तहरीक इंसाफ इस पर क्या सोच रही है? देखिए, ये सरियन गैर कानूनी है, अदालत के अहकामात के मुनाफी है। जो कानून में दिए गए हुकूक हैं इमरान खान साहब को मुयस्सर, उनके मुनाफी है। ये एक बचकाना सी एक काविश है। कोशिश ये की गई है कि 3-4 हफ्ते खान साहब की मुलाकात बहनों से ना कराई जाए, मुझसे ना कराई जाए, दीगर सियासी रफ़का से ना कराई जाए, कुछ मखसूस लोगों से करा दी जाए। ख्याल शायद ये था कि इससे इमरान खान की कोई सोच में तब्दीली आ जाएगी या वो कोई तन्हाई में चले जाएंगे, किसी दबाव में आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना सोच थी। खान साहब हालात को, मामलात को समझते हैं, उन्हें बिल्कुल इल्म है कि क्या किया जा रहा है और वो बिल्कुल उनका अज़म गैर मुतज़लज़ल है। ये वक्त गुजर जाएगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब इत्ला है कि हमारी तौहीन अदालत की जो दरखास्तें थी बिलाखिर लग गई हैं। अब हम देखते हैं कल क्या हुक्म होता है। सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी हम खटखटाएंगे। अगर हर जगह बेबसी का इजहार किया जाता है, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बेबस हैं, जो कोई भी ताकत जेल के मामलात को चला रही है और ज़ाहिर है वो जेल की इंतज़ामिया नहीं है, उसके सामने अगर हर इदारा, हर कानून, हर अदालत जो है वो बेअसर है तो फिर एक रियासत ख़त्म हो जाती है। फिर ये मामला PTI का नहीं रहता, ये मामला पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का हो जाता है कि इस मुल्क में क्या कोई कानून है, क्या अदालत की कोई वक़्त है, क्या आइन की कोई वक़्त है। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो हम इंशाअल्लाह इस तारीख दौर से गुजर जाएंगे, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ये हज़ीमत जो है ये इनकी होगी, जो आइन और कानून और अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिलाखिर इनको मानना पड़ेगा। या फिर आप रियासत में धावा बोल दें, कह दें कि इस रियासत में कोई आइन कानून नहीं है। हम देखते हैं कहाँ तक ये जाते हैं। तो हम साबित कदम हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। खान साहब की सोच वही है जो थी। जी, लेकिन सलमान साहब, इसमें एक नई चीज़ जो हम देख रहे हैं आपके सियासी मुखालफिन की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कुछ लोगों से तो खुद से मुलाकात नहीं करना चाहते। बिलखुसूस अलीमा खान साहबा का नाम लेके कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद ही अलीमा खान से नहीं मिलना चाहते और ये एक वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं। इसी तरह से एक दावा शेर अफजल मर्रत भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अलीमा खान को जो है वो उनसे कोई रब्ता ना करे। सलमान साहब, ऐसी कोई बात है कि इमरान खान साहब अलीमा खान साहबा से खुद नहीं मिलना चाहते? नहीं, बिल्कुल लग़्व ये बात है। देखिए, ये तो एक सोचा समझा मंसूबा है ना कि एक इंतशार का तासुर दो, खान साहब को के हवाले से झूठी खबरें फैलाओ। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब के गिर्द उनकी बहनों का एक इखलास का हिसार है। जब तक वो बहनें हैं, खान साहब महफूज हैं। खान साहब ये जानते हैं। खान साहब बिल्कुल अपनी बहनों से मिलना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि उनका आखिरी सहारा, उनका आखिरी जो दिफा का मोर्चा होगा वो उनकी बहनें हैं। तो बिल्कुल ये इस बात में कोई हकीकत नहीं है। जो इस बात की तायीद करता है वो साजिश
का हिस्सा है जो खान साहब के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बुनी गई है। बिल्कुल कोई हकीकत इन बातों में नहीं है। सही है सलमान साहब, ये जो एक फॉर्मूला बनाया गया था एक लिस्ट वाला, आपकी एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट पर मुलाकातें होंगी, वो तो चूंकि नहीं चल पा रहा, तो अब हमने देखा कि जो लोग भी जाते हैं इमरान खान साहब उनसे मिल लेते हैं। और कुछ दिन पहले फैसल चौधरी साहब ने ये कहा भी था कि खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि भाई जो भी जिसको भी इजाज़त मिले वो आ जाया करे, और जिसको इजाज़त मिल रही है खान साहब उससे मिल भी रहे हैं, उसके जरिए पैगाम रसानी भी कर रहे हैं। तो इसको कबूल कर लिया गया है। ये अब ये नया मेथड ये है सर वो कि जिसको इजाज़त मिले बस वो चला जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए आप सोचिए इसका मतलब क्या है कि पार्टी बिल्कुल बेबस हो जाए, खान साहब बेबस हो जाएं, जो कोई भी इंतजामिया है या जो कोई जेल को चलाता है वो फैसला करे कि किसको भेजना है और खान साहब वहां बैठकर उसकी बात सुने, उसको उन पे मुसल्लत कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। खान साहब की जानिब से वाज़ेह हिदायत है कि अदालत में जाया जाए। कल हम जा रहे हैं। जो निज़ाम खान साहब ने खुद वज़ा किया था उस पर अमल कराया जाए। उस निज़ाम को अदालत मान चुकी है। ये हरगिज़ नहीं माना जा सकता कि लोग किसी के बुलाने पे अडयाला जेल के बाहर जाके खड़े हो जाएं या वैसे ही खड़े हो जाएं और उनमें से एक रेवड़ से जैसे बकरियां चुनी जाती हैं उस तरह चुन के कोई साहब जो हावी हैं जेल के मामलात पर वो लोगों को अंदर भेजें। खान साहब ने जिनसे मिलना है, जो उनके वकला हैं, जो उनकी बहनें हैं, जो उनके सियासी रुफ़का हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं, उन्हीं से मिलना चाहते हैं। अब अगर उनके ऊपर किसी को मुसल्लत कर दिया जाता है तो खान साहब ने यह बात समझाई कि भेज दिया उन्होंने, तो इसके जरिए अगर मैं कोई पैगाम भेज सकता हूं, कोई बात कर सकता हूं तो मैं कर लूंगा। लेकिन एक लम्हे के लिए भी खान साहब अपने वज़ा करदा निज़ाम से नहीं हटे। जो अदालत ने एक निज़ाम कायम किया है उससे नहीं हटे। इससे हटने का मतलब तो यह होगा ना कि पार्टी बिल्कुल मफलूज हो जाए और कोई साहब जो कहाँ बैठे हैं और जेल का नज़म चलाते हैं या नज़म को दरम बरम करते हैं। नज़म तो यह है जो अदालत ने बयान किया है, ये तो उस नज़म के बरक से काम कर रहे हैं। उस काम को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। खान साहब का हक है कि वो उनसे मिलें जिनसे वो मिलना चाहते हैं और जिनके नाम उस निज़ाम के तहत दिए जाते हैं। सही है। नहीं, लेकिन सलमान साहब इसका एक मुस्बत पहलू भी है जिसका आपने अभी जिक्र भी कर दिया कि चलिए कम से कम ये तो हो रहा है कि इमरान खान साहब अपना पैगाम बाहर भेज पा रहे हैं। अगर फर्ज कीजिए कि ये ना हो रहा होता, यानी जो लोग मिले हैं, पहाड़ साहब मिले हैं, फैसल चौधरी 2 दफा मिले हैं सर, उसके नतीजे में तो फिर ये होता ना कि इमरान खान साहब पिछले 4 हफ्ते में उनकी कोई बात ही बाहर ना आई होती अब तक। देखिए ठीक है ये बात, खान साहब ने यही कहा, लेकिन ये काबिल कबूल तो बात नहीं है ना। इसको तो हम न्यू नॉर्मल नहीं बनाएंगे। फिर हम छोड़ देते हैं, खान साहब को बेबस कर देते हैं कि वो बेबस वहां बैठ जाएं और जो कोई भी जेल के नज़म पे हावी है वो फैसला करे कि किसको उसने अंदर भेजना है। ये नहीं हो सकता। एक लम्हे के लिए ये सब कुछ जो हो रहा है गैर कानूनी है, नापसंदीदा है, इसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। खान साहब को इसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनसे उनको मुकालमा करना पड़ रहा है। ये उनकी ख्वाहिश के बरक्स है, लेकिन हम इसको हरगिज़ नहीं मानेंगे। ये न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता। पार्टी से उसका इस्तेकाक, खान साहब से उनका इस्तेकाक नहीं छीना जा सकता। ये सब उनसे उनका इस्तेकाक छीनने की बात है। बिल्कुल ये हम कबूल नहीं करेंगे, ना खान साहब इसको कबूल करेंगे। सलमान साहब, आपके मुखालिफिन मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आपने इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाना थी, लेकिन अब उनकी रसाई की कोशिशें कर रहे हैं, तो बात रिहाई से रसाई तक आ गई है। देखिए मजाक वो अपना उड़ा रहे हैं, वो अपनी औकात और असलियत जाहिर कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान के नज़म से, आइन से, कानून से कोई सरोकार नहीं है। वो ठट्ठा लगाने वाले जोकर हैं जो राह पे बैठे हुए हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ये पाकिस्तान के आइन और कानून पर हमला है। इसमें उनको अगर मजाक नजर आता है तो ये उनकी बदबख्ती है। और मैं क्या कह सकता हूं इसके अलावा कि लोग एक अहम तरीन मामले को मजाक समझते हैं। मामला यह है कि पाकिस्तान में आइन और कानून खत्म हो चुका है। मामला यह है कि पाकिस्तान की अदालतें बेअसर हो चुकी हैं। सही है सलमान साहब, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो बातें कह रहे हैं, दीगर वज़रा, तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर दाखिला का उनके पास कलमदान है, फिर हनीफ अब्बासी साहब, वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो पार्टी टूट फूट का शिकार है। तारड़ साहब कह रहे हैं ये पार्टी टूट फूट का शिकार है, 10 किस्म के ग्रुप बन गए। ऐसा पार्टी के अंदर इख्तिलाफात, ग्रुपिंग, इन चीज़ों का मजाक बनाने की अगर किसी की नौबत आई है तो उसका जिम्मेदार किसी हद तक तो तहरीक इंसाफ होगी। राय साहब नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए
कुछ भी नहीं है। अगर आप उंगलियों पे गिनना शुरू करें तो 3 या 4 मुकालमे हुए हैं और वो खत्म हो चुके हैं। ये तो इनको सूट करता है ना कि वो एक तासुर दें कि पार्टी में बहुत इंतशार है। जितनी मुत्तहिद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है शायद कभी भी नहीं थी। और जो एतमाद खान साहब को अपने मुकर्रर करदा ऑफिस बेयरर्स पर है, जिनको ओहदे उन्होंने दिए हैं, वो बिल्कुल हम सब के सामने है। हर रोज हर मुलाकात में उनकी तरफ से मुझे पैगाम आता है और लोगों को पैगाम आता है क्या करना है, बिल्कुल वो वाज़ेह हैं इस हवाले से। मेरी मुलाकात, आखिरी मुलाकात 25 मार्च को हुई थी। उसके बाद हर हफ्ते जो वकला की मुलाकात होती है उसमें मेरा नाम दिया जाता है। मेरी एक भी मुलाकात 25 मार्च के बाद नहीं हुई। बहनों की आखिरी मुलाकात 20 मार्च को हुई थी, उससे पहले होती थी। लेकिन ये तमाम जो मनसूबा साजी की गई है ये 20 मार्च के बाद की गई है कि खान साहब को एक तरह की तन्हाई में डाल दिया जाए, मखसूस लोगों को उनसे मिलवाया जाए और ये तासुर दिया जाए कि पार्टी में कोई इंतशार है। बिल्कुल इंतशार नहीं है। जो लोग पार्टी के मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं वो ये बात करते हैं, उनके चेहरे अब बिल्कुल अयां हो चुके हैं। हर रोज हमारी पोलिटिकल कमेटी में गुफ्तगू होती है, कोर कमेटी में दोस्त बैठते हैं। यौम तासीस हमारा आ रहा है 25 अप्रैल को, आप देखेंगे ये पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है। इमरान खान की क़यादत में हमारा नस्बुलैन बिल्कुल वाज़े है, हमारे नजरियात बिल्कुल वाज़े हैं। जितनी तवाना ये पार्टी आज है शायद कभी भी नहीं थी। सर इस ज़मन में आखिरी सवाल, और फिर मैं 2 सवाल बस अलायंस पे करना चाहता हूँ। सलमान राय साहब, आपके ख्याल में आप अभी तक इस बात पर कायम हैं कि जो लोग इस तरह से जाकर मिल रहे हैं, वकला मिल रहे हैं, फैसल चौधरी साहब मिल रहे हैं और लोग मिल रहे हैं, पहाड़ साहब मिले, इनकी वफादारी पर इसी तरह से शक करना चाहिए कि ये कैसे मिल रहे हैं, इनकी कहाँ राब्ते हैं, इनको कौन बुला रहा है और इनकी लॉयल्टीज किसके साथ हैं? तो ये आप इस नुक्ता नज़र पर कायम हैं? नहीं, सब के लिए मैं ये नहीं कहता। देखिए कुछ लोग तो बिल्कुल वाजे है ना कि उनको बुलाया जाता है। वो लोग ऐसे नहीं है कि वो अडयाला जेल बस ऐसे ही पहुंच जाते हैं, वहां जाके खड़े हो जाते हैं और अचानक उनको अंदर बुला लिया जाता है। कुछ लोगों को तो मनसूबा बंदी के तहत बुलाया जाता है और अंदर भेजा जाता है। कुछ दोस्त हमारे यकीनन ऐसे हैं जो आते हैं अडयाला, हर रोज आते हैं, हर दफा आते हैं। नादिया खटक का आप रिकॉर्ड देखें, पिछले 2 साल से हर मंगल और जुमेरात वाले दिन वो आती हैं। इसी तरह और दोस्त हैं जो आते हैं। तो उन्होंने किया ये कि कुछ लोग तो वो भेजते हैं जिनको ये खुद भेजना चाहते हैं, बाकी चूंकि 6 का हिस्सा है नंबर पूरे करने के लिए जो हमारे लोग वहां मौजूद होते हैं उनको अंदर भेज देती हैं। तो ये एक तफरीक है, इसमें कौन अंदर जाता है वो सब यकसा नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है। सलमान राय साहब, अलायंस बनना था एक, वो नहीं बन पाया। यानी मौलाना फजल रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने फैसला किया कि वो नहीं आ रहे इस अलायंस में। शायद खकान अब्बासी साहब पहले इनकार कर चुके हैं, जमात इस्लामी ने उससे पहले अपना नुक्ता नज़र दे दिया था। अब तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता क्या है? क्या करेंगे? अब खुद से एहतजाज के लिए उतरेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने का कोई इम्कान भी मौजूद है क्या? नहीं, देखिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं है। उनके कुछ नुक्ते थे, उन नुक्तों पे तो हम समझते हैं पेशरफ्त हो सकती है और हो जाएगी अगर वो चाहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने किसी और वजह से ये फैसला कर लिया है कि वो इत्तेहाद में नहीं आना चाहते, जिसकी अभी तौसीक नहीं हुई, अभी तो उन्होंने एक बात यही की है कि हम मज़ीद बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। अगर वो आते हैं तो अच्छी बात, नहीं आते तो हम एक बहुत बड़ी जमात हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी की भी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन और कानून की सूरत हाल है, जो शराफत की सूरत हाल है, उसमें हर उस जमात को शामिल होना चाहिए उस जद्दोजहद में जो कहती है कि वह आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। हम GDA की जमातों को साथ लेके चल रहे हैं, MQM अल्लामा नासिर अब्बास की जमात हमारे साथ है, महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे साथ हैं और दीगर माशरे के बहुत से लोग आप देखेंगे, ट्रेड यूनियनिस्ट्स, किसान तंजीमें, ये सब हमारे साथ होंगी। पानी के मसले पर सिंध के लोग हमारे साथ हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर कोई एक आध जमात ये कहती है या 2 जमातें ये कहती हैं कि वो अपनी जद्दोजहद करेंगी आइन और कानून के लिए और मौका देखकर हमारा साथ देंगी, ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो हम खुद एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत हैं, हम अपनी जद्दोजहद खुद कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन सलमान साहब, क्या वजह हुई मौलाना फजल रहमान साहब के जो सवालात थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो उन्होंने आपके सामने चीज़ें रखी थी, मुतालिबात उसे कहिए या कुछ और कह लीजिए, उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा सका अभी तक? जी बिल्कुल दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए अगर उनका इरादा बदल जाए, वो कोई और लाए अमल अपनाना चाहें तो वो दूसरी बात है। अब आगे मामला आ रहा है, हमें जो नज़र आ रहा है रिजर्व सीट्स का मामला आने वाला है,
हमारे बहुत से लोगों को शायद ट्रायल्स में कन्विक्ट किया जाए। बहुत से मामलात हैं जो आगे आ रहे हैं, जिनकी वजह से जो जमहूरी जद्दोजहद है उसको तक़वियत मिलेगी। जितना आप निज़ाम को बिगाड़ते हैं उतना आवाम का जज्बा जो है वो मजबूत होता है। जद्दोजहद के लिए जज्बा चाहिए सबसे पहले। तो इंशाअल्लाह ये बात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है। हमें कोई फिक्र नहीं है इस हवाले से। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई सवाल रखे थे या कोई मुतालबात रखे थे जिनका हमने जवाब नहीं दिया या जिनको हमने मंजूर नहीं किया, ये बात नहीं है। अगर वो कोई फैसला करेंगे तो वो किसी और सियासी हिकमत अमली के तहत करेंगे, उसमें हमारे जवाब का या हमारे रवैये का कोई ताल्लुक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राय साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सलमान राय साहब का मौक़िफ़ तो आपने मुलाकातों के मामले पर तफसील से सुन लिया, आगे क्या हिकमत अमली है, क्या लाहे अमल है, वो भी सुना। लेकिन बहरहाल एतराज़ात अब भी हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर हैं कि रिहाई की तहरीक से रसाई की तहरीक तक तहरीक इंसाफ कहाँ से कहाँ तक आ गई है। मेरे साथ नईम हैदर पंजोदा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। पंजोदा साहब खुशामदीद। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजोदा साहब, आप कल गए, मुलाकात आपकी नहीं हो सकी, क्या मामला है, क्या मसला है? बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मौका दिया। बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 3 मेंबर जो बेंच था उसका ये फैसला था और उस फैसले के मुताबिक वकला और फैमिली की मुलाकात मंगल को होनी थी और जुमरात को रफ़का की सियासी लोगों की मुलाकात होनी थी। लेकिन जितनी दफ़ा नाम कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से भिजवाया गया उनको नहीं जाने दिया गया। कल भी यही हुआ कि हम तमाम लोग गए, लिस्ट में से 6 जो लोग मौजूद थे उनमें से सिर्फ 1 को अलाउ किया, बाकी वकला को अलाउ नहीं किया गया। इसी तरह फैमिली मौजूद रही और पहले ये कहा गया कि 2 जो बहनें हैं वो जा सकती थीं लेकिन नहीं गई। कल हमने कहा कि चलें ये 2, यानी कि अलीमा बाजी ने कहा कि आप 2 चली जाएं। उन 2 को भी 2 घंटे गेट पर खड़ा रखा और वहां पर जो मौजूद थे पुलिस एहलकार वो धमकियां दे रहे थे। मुझे भी धमकी मिली कि आपको चौकी के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो ये मामला जो है ये इस वक्त अदालती अहकामात को हवा में उड़ाने का मामला। जब आपको याद होगा जब अदालतें अपने फैसले नहीं मनवा सकती, जब अदालतें जहां पर उनके पास केसेस मौजूद होते हैं और वो केसेस को फिक्स नहीं कर पा सकती, जब अदालत हुक्म देती है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुक्म देता है कि सलमान सफदर साहब की मुलाकात करा दी जाए, तो वो घंटा खड़े रहते हैं और वापस आ जाते हैं। नहीं माना जाता तो हम आवाज बुलंद करते हैं कि अदालतों की बेतौकीरी ना कीजिए। आप आइन और कानून की बात करते हैं तो ये आइन और कानून के अंदर रहते हुए अमल कराइए। जनवरी में जब आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे तो हुकूमत से आप इसलिए जल्दी जल्दी बाहर निकल आए कि आपको ऐसा लगता था कि वो प्लान बी लेट हो रहा है, आपका वक्त जाया किया जा रहा है। इससे तो बेहतर था फिर मुज़ाकरात जारी रखते। उसमें से कुछ निकल आता। जो वो मुज़ाकरात वाला मामला था ना, उस वक्त हालांकि पहले ये कहा जाता था कि देखें जी ये इतने मुल्क के अंदर अहम मसाइल हैं और इनके अंदर अपना कोई ज़ाती मामला है, अना है, ये बात नहीं करते। और जब हमने बात करने की बात की, खान साहब ने डायरेक्शन दी कि आप कर लीजिए, तो उस वक्त ये कहा गया कि फैज की गिरफ्तारी से डर गए। 3 महीने आप इंतजार करते रहते हैं। आपका सिर्फ मकसद ये था कि जो 26 को गोलियां चलाई गई हैं उससे उस मामले को जो है वो कूल डाउन किया जाए। लेकिन उस मकसद को हमने जब देखा कि एक बहाना बनाया जा रहा है कि लिस्टें फराम कर दी। आपके पास क्या कैदियों की लिस्टें नहीं है? ये तो बहाने थे, ये तो सारे ड्रामे थे जो रचाए जा रहे थे, जिस पर हमने ये कहा कि ठीक है, तहरीक इंसाफ एक ऐसी बंद गली आप घरों में छापे मार रहे हो। तहरीक इंसाफ एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो गई है जहां ना वो एहतजाज कर सकती है, ना वो मुलाकातें कर सकती है, ना इमरान खान की रिहाई की तहरीक चला सकती है, ना कहीं से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर सकती है। कोई ऑप्शन खुला नहीं बचा तहरीक इंसाफ। जब पीपल्स पार्टी जिस वक्त जो वहां पर जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको जब सजाए मौत दी गई, उसके बाद क्योंकि मैं तो बाद में मेरी तो डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन तमाम लोग हमने उनसे सुना कि उस वक्त ये सूरत हाल थी कि उनको सजाए मौत होगी तो उसके बाद कोई बंदा बाहर ही नहीं निकला था। जितनी फस्तईद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रही है ना, ये वो तमाम लोग कहते हैं कि उस टाइम भी हमने नहीं देखी। लेकिन उसके बावजूद
इमरान खान के लिए जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो खुद से लोग निकल आए। इमरान खान ने कॉल नहीं दी थी और हर एहतजाज पर लोग निकले। लोगों कानून नहीं है। सो अब आप लोगों के खुद से निकलने का ऐलान का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हम बिल्कुल पहले भी निकले, जब भी कॉल आएगी फिर भी निकलेंगे। कोई अगर ये रखता हो भूल कि हम नहीं निकलेंगे या नहीं अवाम निकलेगी, तो वो पहले आपको गोली ना चलानी पड़ती सही, अगर अवाम ना निकलती। चलें इख्तियार साहब, आज तो नून लीग बड़ा तहरीक इंसाफ की बेबसी पे मजाक भी उड़ा रही है, खुश भी हो रही है, ताने भी दे रही है कि देखो ये रिहाई के लिए चले थे और रसाई तक आ गए। लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी सेट हो रही हैं जो पाकिस्तान की सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है, और जो भी अपोजिशन में कल को जमात आएगी शायद उसे इससे बुरा भुगतना पड़ सकता है। आप नहीं, आपके अंदर कहीं बेचैनी भी है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान। अगर अपोजिशन की बात करते हैं तो जो हमने भुगता है शायद किसी ने भुगता हो, और अगर सख्ती की बात हो तो जितना हमने बर्दाश्त किया शायद किसी ने भुगता हो, कोई बर्दाश्त कर सके। और मैं फिर भी कहता हूँ अबव ऑल कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी पॉलिटिकल इंडिविजुअल के साथ, किसी भी कारकुन के साथ, लीडर तो बड़ी बात है, हम कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करते, कभी भी हमारी विश नहीं है, लेकिन आप भी अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। कुछ रवैया अपनाएं पॉलिटिकल, कुछ तरीक़ेकार अपनाएं जो सियासी होता है। बातों से, लफ्ज़ों से पता चले कि कोई सियासी जमात बोल रही, कोई सियासी लीडर बात कर रहा है, हर वक्त पाकिस्तान तोड़ने की बात, हर वक्त पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया, हर वक्त जो है तो मुल्क की पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाना, कभी मुआशी तौर पर, कभी सियासी तौर पर, कभी इस्तेकाम पाकिस्तान को अभी उसको दाव पर लगाना। आजकल तो वो अपनी फैमिली से मुलाकातें इमरान खान मांग रहे हैं। आजकल वो कह रहे हैं कि अदालतों में जो केसेस हैं वो चलने चाहिए। क्या ये जो बगैर तारीखें, ये लंबी लंबी तारीखें पड़ जाती हैं, बगैर उसमें कोई कार्रवाई हुए कॉज मनसूख हो जाती है जब केस आता है। तो अभी तो ये मांग रहे हैं, क्या गलत मांग रहे हैं? देखिए, कॉज लिस्टों पे अगर आप जाएंगे तो आप डोंट फॉरगेट द स्टेटमेंट ऑफ जस्टिस शौकत अजीज सदीकी स्टेटमेंट। सो माजी में जो कुछ गलत हुआ वो चलता रहना चाहिए। कोई प्रेसिडेंट, ये नईम साहब की गवर्नमेंट जो है ना, वो कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट करके नहीं गए कि उसको बंदा फुट स्टेप समझ के उसको फॉलो कर ले। वो तो गलत कर गए ना सर। कर गए ना, आप तो ठीक करें। तो अब कम से कम आज अगर वो गलती मान लेते हैं तो आज तो ठीक बोलें, आज तो ठीक बर्ताव कर लें। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग आती है, आप खुद को इर्रेलेवेंट कर देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, आप खुद को इर्रेलेवेंट कर लेते हैं। 26वीं आईनी तरमीम की बात आती है तो स्कोरिंग के लिए तो आप कहते हैं कि जी जो हमने कहा था ड्राफ्ट उसी तरह तैयार हो गया, हमारी सारी बातें मान ली गई। उधर तो बड़े फन्ने खानी दिखाते हैं। जब वोट देने की बात आती है तो कहते हैं जी हम इर्रेलेवेंट हैं। तो बात देखें, चीजें बताएं जो आज तरीके साफ आप समझते हैं कि भाई पीटीआई को ये करना चाहिए। ये सियासत नहीं है, ये मुनाफिकत है। और पोजीशन ले लें सियासी जमात की, सियासी लीडर की, आपको रास्ते भी मिलेंगे। जो गेम आप खेल रहे हैं ये WWF नहीं है, ये कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड या लॉलीवुड नहीं है। कैसे रास्ता मिलेगा बताएं ना सर। सियासी कुव्वत, टेंजिबल चीज बताएं ना कि ये करना चाहिए। कुव्वत आप देख रहे हैं ना, नईम साहब अभी फरमा रहे थे ना कि फलां जमात, ये जमात, के वो इमरान खान के पीछे बड़े लोग निकले। तहरीक लब्बैक वालों के पास तो इनसे ज्यादा लोग निकल आते हैं। मौलाना फजल रहमान जितना मार्च करता है उतना मार्च आप कर ही नहीं सकते हो। MQM ने अगर कल कॉल दे दी वो आपसे बड़ी रैली करके दिखा देंगे। तो ऐसी बातें मत करें। लोगों के निकलने पे, जल से जुलूस पे हमेशा आपने यही अंदाजे लगाए हैं कि आप मुल्क की बड़ी लीडर है और आपकी बड़ी जमात है और आपका लीडर जो है वो सबसे मकबूल है। ये इन्हीं मफरूजों की वजह से आप खुद एक होल में आपने आपको बंद किया हुआ है। जी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी तो तहरीक इंसाफ के लिए लोग निकले ना इमरान खान के लिए। आप चलिए, आप जलसों की बात ना करें, आप अगर वोटिंग की बात करें तो वोटिंग के लिए सबसे ज्यादा वोट किसको पड़े? अगर वोट इनको पड़े हैं तो इनकी कौमी असेंबली में सीटें गिन लें। इनकी सीटें कितनी, चले नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट देखते हैं, वो भी देख लें, ये भी देख लें। हम तो यहाँ पर रेफरेंडम तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर तो आपके पास पार्लिमानी निजाम है, आपके पास सदारती निजाम तो नहीं है पाकिस्तान। लेकिन कह तो नहीं सकते ना क्या कि लोग इनके लिए नहीं निकले थे? जमात, बड़ी जमातों में से एक जमात तो है ना जी। नहीं कहना चाहिए कि मतलब वो लीडर है ही नहीं। मैं नहीं कहना चाहता कि उसकी कोई फॉलोइंग है ही नहीं, हर बंदे की है। अल्ताफ हुसैन की भी थी, सही है, हर बंदे की होती है। आप ये कह रहे हैं जो आज हो रहा है मकाफाते अमल है पंजोदा साहब,
आप ये सब कुछ करके गए हैं जिसके जख्म आज भी उनके दिल पे ताजा वैसे है। देखें, असदुल्ला खान, नेशनल मैंने सिक्योरिटी कभी ये नहीं काउंसिल की जो कहा कि मीटिंग ये थी ना, इनके साथ मकाफाते नेशनल- भले ही आपके नेशनल- अलावा आपकी नहीं, जमात मैं के ये लोग कह रहा हूं, आपकी जमात मैं के लोग सिर्फ कहते ये हैं। कहना चाहता हूं कि अगर ये पॉलिटिकल पोजीशन पर आ जाए ना, अस्करी पोजीशन छोड़ दें, तो मेरे ख्याल में इनके काफी मसाइल हल हो चलें जाए। जी, देखिए बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की इन्होंने बात की तो उसमें नवाज शरीफ साहब नहीं आए थे, आपके वजीर दाखिला नहीं थे, चलिए। जो नहीं थे उनका बताइए। इसलिए और आप जब नहीं आए। हमने कहा कि इमरान खान साहब को बुलाइए तो आपको क्या मसला हुआ? ठीक, आपको क्यों मसला इमरान खान साहब की जात से हुआ जब पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़े है? नहीं, कॉन्विक्टेड नहीं है शख्स, वो इस वजह से जेल के अंदर है क्योंकि वो अपनी असूलों पर कायम है, वो आजाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, वो मुल्क की खुददारी की बात करते क्यों हैं, कहते वो हैं? रूल ऑफ लॉ की बात नवाज शरीफ करते क्यों हैं। कहता है? वो इस वजह से कैद थे क्योंकि उनके ऊपर केसेस थे, उन्होंने करप्शन की थी, उन्होंने बदयांती की बुनियाद कौन के से ऊपर करप्शन साबित हुए इनके नहीं ऊपर? साबित हुई और उसी वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ और फिर आपको डील करनी पड़ी। अदरवाइज लंदन में बैठे हुए आप चले जाइए लंदन में, मैं देखता हूं आपको पाकिस्तान तो के आप अंदर मानते बैठे हैं कैसे अगर वो पहले जमानत डील मिलती कर है। लेते तो और disqualify 17 ना होते। सीटें, देखें डील ये होती है कि आप 17 सीटें आपको मिलें और आपकी हुकूमत बना दी जाए और 180 सीटों वालों को 100 से नीचे लाकर आप कहें कि देखें जी आप देख लें नेशनल असेंबली के अंदर किन के MLA ज्यादा आप 2018 की रिकाउंटिंग के बात अंदर कर रहे हैं। रिकाउंटिंग के अंदर आपने पीटीआई को हराया। क्या आपने कहीं पर देखा कि नून लीग की या पीपल्स पार्टी की कोई सीट गई है? अभी मैं देख रहा था कि उमर अयूब साहब के हल्के के अंदर वो जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे जिन्होंने उनको मुबारकबाद दे दी कि आप जीत चुके हैं। 60 दिनों के अंदर आपने जाकर इलेक्शन कमीशन से रजू करना था, लेकिन क्या किया? 60 दिनों के बाद आप गए क्योंकि आपको पीछे से दबाया गया कि उमर अयूब तो बड़ा स्ट्रांग बोल रहा है तो लिहाजा उसको हमने फारिग करना है, तो आप आइए। और उमर अयूब हाई कोर्ट में गया है तो अदालत ये कह रही है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने ठीक फैसला आपको किया। पता है उमर अयूब ठीक साहब है। की ये दरखास्त है। अब उमर अयूब साहब की देखिए, दरखास्त है कि मेरे हल्के में इन्होंने ये बात धांधली की। हुई है, देखिए, तो अगर वो हल्का खुलता है तो उमर अयूब की दरखास्त नहीं खोल लेना सर। देखिए बात यह है कि जो धांधली पाकिस्तान के अंदर हुई है, नहीं, डाका आप डाला मुझे- गया। नहीं, आप उमर अयूब का जवाब दें। मैं उमर अयूब का जवाब उमर अयूब देता साहब ने हूं। दरखास्त दी है कि मेरे हल्के में धांधली हुई है। देखिए उनके हल्के में धांधली तो हुई है, हाँ, उनके ठीक है? खिलाफ हुई है, तो चले। क्या आप रिकाउंटिंग डब्बे फिल करके जो आपने प्रोसेस किया एहसान वाला, फिर उनकी दरखास्त का क्या आपने करें? गुजरांवाला के अंदर जो किया, जो जिस तरह से MNAs हमारे जीतों को हरवाया, आपने ये करना। सर, उमर अयूब की धांधली दरखास्त पूरे का फिर आप क्या पाकिस्तान करें? के अंदर की है, KP के अंदर भी की है। हम तो कहते हैं कि फॉर्म 45 लेकर आ जाइए, हम तो कहते हैं कि आजाद कमीशन बना दीजिए। कोई चीज के ऊपर आप मानते हैं? आप तो मानते नहीं है। आपने ये बात की कि जनाब बलोचिस्तान वाले मामले के ऊपर इमरान खान का ट्वीट है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उस वाक़े के अंदर बिल्कुल जाकर इस सारी सिचुएशन में अफसोस का इजहार किया। मंजूता साहब नवाज हाल क्या शरीफ है? साहब को सुन लें, नवाज शरीफ साहब का 17 के बाद आज तक कोई ट्वीट दिखा दें कि उन्होंने भारत के हवाले से कोई ट्वीट किया हो। उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो नहीं करेंगे, उनकी बड़ी पॉलिसी वाज़ेह है। अभी कुछ इनके रहनुमा कोई राना सनाउल्लाह वो बात कर रहा था कांग्रेसमैन के हवाले से, तो आप अगर इतने ही आप मौकफ रखते हैं ना तो नवाज शरीफ साहब के अकाउंट से, शहबाज शरीफ का आपके अकाउंट से ट्वीट इस तरह के कीजिए या उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिलवाइए। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत गवा दी लेकिन इस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया कि हम अड्डे देंगे। इमरान खान ने हुकूमत गवाई और अगर इमरान खान तस्लीम करता तो आज हुकूमत के अंदर होता। देखिए साहब, आपने बहुत दूर लेके गए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि बड़े इदारों के ऊपर हमला करते हैं। ये मेरे सामने इंचार्ज हैं जनाब चौकी के और इन्होंने स्टेटमेंट दी है। ये है असमतुल्ला। असमतुल्ला क्या बात कर रहे हैं जी कि मैं चक्री इंटरचेंज के ऊपर मौजूद था, ठीक है, जो सर्विस एरिया है वहां टेबल के नीचे मैं छुप गया भेस बदल के और मैंने देखा कि इमरान खान कह रहे हैं कि आप तमाम इदारों के ऊपर हमला कर दीजिएगा जब मुझे गिरफ्तार किया गया और किया जाएगा और खवातीन को ढाल बना लीजिएगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद अदालत ने जब ये देखा कि ये तो फैब्रिकेटेड है, सारा एविडेंस लेकर आई है, एविडेंस की जब बात हुई एविडेंस पेश नहीं की गई। जब गवाह से पूछा गया कि आपने जो बात की है कि 110 लोग, 11 लोग या 20 लोग जो नॉमिनेट किए गए, आप इनको कैसे जानते हैं? अगर आप फॉर एग्जांपल आप मियां वाली में पोस्ट है, आप कैसे वहां लोगों को जानते हैं? आपको कैसे पता चल गया कि फलाने का नाम ये है, फलाने वर्कर का नाम ये है, फलाने वर्कर? इस बात का जवाब नहीं मिल सका। अदालत ने बगैर सबूतों की वजह से कि जो फैब्रिकेटेड एविडेंस दी गई है अगर इसको चलाते भी हैं तो ये चल नहीं पाएगा केस, इसमें सजा नहीं पाए। 2 केसेस में बरी कर दिएगा। यही स्टेटमेंट आपने पिंडी में इस्तेमाल की, यही स्टेटमेंट और यही लोग आपने लाहौर के अंदर इस्तेमाल किए और इन्हीं बुनियाद के ऊपर वो केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है, बजाय ये कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये केसेस के अंदर 2 केसेस इसी नौइयत के थे जिसमें सेम वही गवाह था जिसकी बयान के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज हुए, तो ये केस तो चल ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि 4 महीनों के अंदर वो ट्रायल कंक्लूड कीजिए। ये है इंसाफ। यहां पर मेरे पास एक और चीज भी है, आपने सेनेट के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? ये सेनेट के इलेक्शन के मेरे पास ये मौजूद है ताज हैदर साहब जो सेनेटर हैं, वो फौत हुए,
उनकी सीट के ऊपर 4 दिनों के अंदर इलेक्शन के लिए आपने शेड्यूल भी दे दिया। सानिया निश्तर का 1 महीना और 13 दिन हो गए, क्यों नहीं इलेक्शन शेड्यूल आ रहा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत पूरी हो गई है, उसके बावजूद वो क्यों बैठा हुआ है? 2 मेंबर उसके साथ मौजूद हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं? इलेक्शन आपने केपी के अंदर करवाना था, 11 सीटें वहां हमारी पड़ी हुई हैं, आप क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि आपको पता है पीटीआई वाले लोग जो हैं वो सेनेट के अंदर आ जाएंगे, आप आइन की धज्जी उड़ाने वाले वो। सही है, आप पाकिस्तान की पॉलिसी का फैसला नहीं कर सकते क्योंकि अवाम ने आपको रिजेक्ट किया 8 फरवरी को। आप तो धांधली के जरिए बैठे हुए हैं। जी, एक तो देखें ना, आज सुप्रीम कोर्ट के पास हुकूमत पंजाब गई अपीलें लेकर कि इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 2 साल से एक बंदा जेल में है, आप उसका 2 साल से एक बंदा गिरफ्तार है, आप उसका जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं। तो ये हुकूमत पंजाब, उनकी अपीलें, ये मतलब आप किस कानून के तहत चीजें, और फिर ये जिन एफआईआर से हवाला दे रहे हैं, कमजोर एफआईआर नहीं है सर, कि एक बंदा उसका 3 मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त एक कसाने में वो एक जैसी जो है वो आलिया हमजा गुजरांवाला में भी हमला कर रही थी, लाहौर में भी कर रही थी, सियालकोट में भी कर रही थी, एक ही वक्त में। देखिए, एक तो इसको नईम साहब फरमा रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड में जो है तो वो सजा याफ्ता नहीं है। अदालत ने उनको सजा सुनाई है इमरान खान को, 14 साल कैद बामुशक्कत बमा अहलो अयाल। कोई अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो आप ज़रूर कहिए आप उसको ना माने। जहाँ तक आपने नवाज शरीफ की बात की, तो ये दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ को पनामा में बुलाकर अकामे पे डिस्क्वालीफाई किया गया था। आई विश, आपको पता है आवाज़ ऊंची करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, बात करना, तकरीर करना मेरे शागिर्द हैं सैकड़ों, लेकिन उस वक़्त ये वक्त था जब इमरान खान अगर ये कहता कि मेरे लिए नवाज शरीफ को बर्बाद मत करें, मुझे लॉन्च करने के लिए नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई मत करें, उधर जमहूरियत मजबूत होती, वहाँ पर ये जमहूरी लीडर बनते। ये अगर 2018 में कहते कि नवाज शरीफ के मेंबरों को ला के मेरी पार्टी में शामिल ना करवाएं, मेरे पास अक्सरियत ना है, तो उस वक्त जो है ये जमहूरी पार्टी जमहूरियत के लीडर बनते। अगर मेरी बात, तो देखिए ना, मुझे अगर आप बात नहीं करने देंगे, आप सवाल 10 भी करेंगे, मैं अपनी बात भी करूंगा, मैं अपनी बात कर लूं, आप अपनी बात कीजिए, मैं अपनी बात करूंगा। उमर अयूब की बात, वो मेरा सूबा भी है, इस मौजू पर मेरा सूबा भी है, मेरा सूबा भी है। मैं पहला भी कहता था कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो पीटीआई जो काम कर रही होती है ना, ये इनका खासा है, ये इनकी स्पेशलिटी है, ये इनका हुनर है कि ये जो करते हैं ये उसके अगेंस्ट नैरेटिव गढ़ रहे होते हैं। फार्म 47 की हुकूमत, मैंने आपके शो में कहा था, एक बार नहीं कई बार मैं कह चुका हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में फार्म 47 की हुकूमत है, ऑडिट कराएं इलेक्शन के। मौलाना फजल रहमान ने भी पीटीआई के साथ इत्तेहाद में यह मुतालिबा रखा था कि यहाँ का ऑडिट कराएंगे, ये वहाँ से बैकआउट कर गए हैं। और उमर अयूब साहब ने खुद इलेक्शन कमीशन में पिटीशन जमा की है कि मेरे हल्के में बोगस पोलिंग हुई है और 1 लाख से जायद हुई है। अब उधर आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह डिफेंड करेंगे। उमर अयूब बेचारा फार्म 47 का बयानिया गढ़ते गढ़ते उसके वोकल कार्ड बैठ गए, लेकिन वो खुद फार्म 47 के पीछे क्यों लिया था स्टे? 1 साल से स्टे के पीछे क्यों छुपे हैं? अगर अपोजिशन लीडर ही फारिग हो जाए तो आपके पीछे बचता ही क्या है? लेकिन ये भी तो दुरुस्त है कि उनके मुखालिफ उम्मीदवार बाबर नवाज साहब ने अपनी शिकस्त तस्लीम करके उमर अयूब को उसी दिन मुबारकबाद पेश कर दी थी। पाकिस्तान का वो वाहिद हल्का था जहां पर सबसे पहले उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की थी। I spoke to बाबर नवाज खान। You don't know him, आप शायद नहीं जानते हो, बट ही इज अ मेंबर ऑफ माई टीम। वो मेरे साथ टीम में है और बाबर नवाज ने कोई मुबारकबाद उनके घर जाके नहीं दी, कभी भी उधर जाके उनके घर में नहीं। अगर उनकी ट्वीट आपके पास है तो आप चला दीजिए। बाबर नवाज साहब खुद मानते हैं कि मैंने मुबारकबाद दी थी, आप ये तो डिनाई ना करें। मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। मैंने बाबर नवाज से पूछा है कि आप उनके घर गए थे मुबारकबाद देने? कहते सर मैं नहीं गया। बाबर नवाज ने खुद मुझे बताया है कि मैंने उनको शिकस्त कबूल कर ली। फिर ठीक है, ट्वीट की बात तक दुरुस्त होगी। अब जहां तक मामलात, ये तो बात वहां से खुल गई जी, रिसाइकल हो गई, रीओपन हो गई, जब उमर अयूब साहब खुद जाके इलेक्शन कमीशन में कहते हैं कि 1 लाख से जायद बोगस वोट पड़े हुए हैं। तो अगर उसकी स्क्रूटनी होती है तो फिर मेरे ख्याल में उमर अयूब साहब को बहुत शुक्रिया और बाबर नवाज दोनों को नहीं बहुत शुक्रिया लगा था, लेकिन नहीं वो तो तस्लीम, वो तो इसको डिनाई नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया नहीं मैं तो पंजौदा साहब, इख्तियार वली साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बेशुमार सवालात इस पर उठ रहे हैं
दुनिया हैरान हो जाती है शवाहिद को देखकर कि इंडिया कैसे इतने एतमाद के साथ प्रोपेगेंडा कर सकता है और कैसे बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर सकता है। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, 27-28 अफराद की जानें गई हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर इस पर अफसोस का इजहार किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि बगैर शवाहिद के भारत पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने लगता है। क्यों? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पहलगाम में जो वाकया पेश आया जिसमें 27 अफराद जांबाग हुए हैं, इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। वो सवालात सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, पहलगाम वाकये में जो मरने वाले 27 अफराद हैं, उनकी लाशें मीडिया को क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं? एक सवाल यह है कि हमले के जमादार दहशतगर्दों की लाशें कहाँ हैं? मुबैना हमले के दौरान ही भारतीय एजेंसी रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने पाकिस्तान से इंतकाम लेने की पोस्टें क्यों करना शुरू कर दी थीं? क्या यह कोई तयशुदा मंसूबा था? भारत दुनिया को पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई एक सबूत, जैसा कि हथियार, सामान, दीगर शवाहिद, क्यों नहीं दिखा पाया है? पहलगाम LOC से 400 किलोमीटर दूर है। भारतीय मकबूजा कश्मीर में 8 लाख अफवाज हैं। इन हालात में दिन दिहाड़े पहलगाम जैसे महफूज सयाहती मकाम पर आखिर हमला कैसे हो गया? जब भी कोई मगरबी या अमरीकी रहनुमा भारत का दौरा करता है या भारत में कोई अहम इवेंट हो रहा होता है, तब ऐसे मशकूक हमले क्यों होते हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, खुश आमदीद। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ये सवालात जो उठ रहे हैं, यानी भारत ने उंगलियां उठाई, बगैर सबूतों के उठाई, लेकिन जो सवालात यहां पर आम लोग उठा रहे हैं और पाकिस्तान में उठ रहे हैं कि भाई कैसे आप बगैर सबूतों के आप पाकिस्तान पर इल्जाम लगा सकते हैं, और फिर ये रॉ ने फौरी तौर पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। क्या आप देखते हैं सर कि इस वाक़े को एक तयशुदा मंसूबा करार देना सही होगा? देखें, इस पे तो कोई डाउट नहीं है ना। आप ये बताएं कि एक इंसिडेंट 3 बजे होता है और आप 3:05 पे आप सोशल मीडिया, आपका पूरा इंडिया का मीडिया, दे स्टार्ट डूइंग पाकिस्तान के खिलाफ एक शुरू कर देते, ज़हर उगलना शुरू कर देते हैं। व्हाट आर द मीन? ना आपने कोई टाइम लगाया इंक्वायरी करने का, ना इन्वेस्टिगेशन की, ना आपने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी, या आपने कोई विजुअल कॉन्टेक्ट, या पाकिस्तानी पकड़े गए और उनके पास जब क्या पाकिस्तानी शनाख्त निकली वो भी नहीं है। इस हमले के अंदर हिंदू नहीं मारे गए बल्कि मुसलमान भी मारे गए, अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। ये सारी, इसका मतलब है प्री प्लान था, आपने स्टडी, और उसके तकरीबन 1-2 घंटे के बाद ये उसके ऊपर आपने ट्रेंड चला दिया, उसके ऊपर से ये ट्विटर के ऊपर कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द जो स्पॉन्सर कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि आप पूरा प्लान कर चुके थे। ये जो 400 किलोमीटर का फासला है ये पहलगाम से का, जहाँ पर इंसिडेंट हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल से, और यहाँ पर फेंसिंग हुई हुई है, सर्च लाइट लगी हुई है, झंडे रात को चल रहे हैं, एक कॉइन भी 100 के मीटर के ऊपर से नज़र आ जाता है। तो वहाँ से यूनिफॉर्म पहन के इंडियंस वो वहाँ से जाते हैं, 400 किलोमीटर का फासला करते हैं, 8 लाख फौज वहाँ मौजूद है, उनको पता नहीं चलता। कश्मीरी नौजवान सारे कह रहे हैं जी कि यहाँ कोई वहाँ कुछ नहीं हुआ, ना हमें बताया गया है, ना हमने कोई देखा है। इन लोगों को लापता किया, उसके बाद उनको बॉडी दिखा रहे, बॉडी भी नहीं दिखा रहे हैं, कौन से टेररिस्ट पकड़े हैं, कोई चीज़ आपको दिखाने। जब भी कोई अमेरिकन या कोई यूरोपियन कंट्री का लीडर आता है, तो आप जैसे अभी उनके वाइस प्रेसिडेंट आए हैं और इन्होंने ला के वहाँ पर ये सारे शोशा छोड़ी, क्योंकि पाकिस्तान अब इकनॉमिक तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान माइनिंग मिल में डेवलपमेंट कर रहा है, पाकिस्तान पोलिटिकली स्टेबलाइज हो रहा है। ये और कश्मीर में इनके हाथ से निकल रहे हैं, कश्मीरी खिलाफ इनके हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, बगात ख़त्म कर दी हैं, नौकरियाँ ख़त्म कर दी, जेलों में डाल दिया, ख़वातीन को रेप कर रहे हैं। ये वजूहत हैं, बड़ी क्लियर नज़र आते हैं। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से मैं अभी भी वार्न कर रहा हूँ, दे आर रेडी फॉर मिस एडवेंचर। वी शुड वार्न देम, डोंट डू दिस मिस एडवेंचर। आपने 27 फरवरी 2019 को देख लिया, आपने क्या किया था। अभी इससे ज़्यादा आपका मुंह काला होगा और आप अपने मुल्क में आवाम को और दुनिया को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं।
बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला साहब, आपके ख्याल में इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भारत क्या अचीव करना चाह रहा है? क्यों उसने ये पूरा इवेंट क्रिएट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, भारत के दो मकासद हैं। पहला तो मकसद ये है कि इंटरनेशनल दुनिया के अंदर जो उसकी गिरती हुई साख है, बिलखसूस जो जिस तरह से कनाडा के अंदर वाकया पेश आया रॉ की इन्वॉल्वमेंट का, वहाँ डायरेक्ट कत्ल किया गया एक सिख रहनुमा को जो कि कैनेडियन बाशिंदा था, और उसके बाद जो है फिर आपको याद है कि बरतानिया के अखबारों में इनके खिलाफ गार्डियन ने एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी दी जिसके अंदर बाकायदा भारतीय एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म की बातें की गई। फिर अमेरिका के अंदर इनका एक प्लॉट पकड़ा गया और इसी तरह से कतर में इनके 8 लोगों को एस्पेनाज के ऊपर सजाए मौत हो गई, फांसी की सजा सुनाई दी। तो ये एक तो ये भारत का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इसके अंदर जो इशू है वो ये है कि जाहिर है वो हमेशा से एक कार्ड खेलना चाहता है जब उसकी हुकूमत जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। हमने देखा कि जब अभी हालिया इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से कश्मीर में जिल्लत आमेज शिकस्त हुई बीजेपी को और फिर मांगे तांगे की वफाक के अंदर उनकी हुकूमत है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में उनके लिए सवालिया निशान है। खासतौर पे वक्फ का बिल जो पेश किया जिसके ऊपर पूरे भारत के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, दीगर अक़लियतें भी जो हैं वो भारत के जुल्म और सितम का शिकार हैं। ऐसी सूरत के अंदर भारत की सरकार जो है दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, जिसके नतीजे में ये हो रहा है। लेकिन इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के और भी बहुत सारे मकासद हैं। खास तौर पे मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जो कि एक जिम्मेदार मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट का किरदार अदा करना चाहिए था, उन्होंने फौरन कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं। बगैर तहकीकात, बगैर कोई चीज उन्होंने भारत के साथ होने का अंदिया दे दिया। लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं बात की कि जिस जगह ये पहलगाम में वाकया पेश आया, यहाँ 1995 में भी एक वाकया पेश आया था जिसके अंदर बाकायदा द मेडो किताब के अंदर तहरीर हुआ हुआ है और इसके 2 मुसन्निफ हैं जो अंग्रेज हैं, और उन्होंने ये लिखा कि अल फारान नाम की एक अस्करियत पसंद ग्रुप जो है वो भारतीय बदनामे जमाना रॉ ने जो है वो कायम किए और पहलगाम के अंदर 6 गैर मुल्की जो अपना ये टूरिस्ट थे उनको जो है पहले अगवा किया और बाद में उनके सर कलम कर दिए गए। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो दुनिया में हमदर्दी समेटना चाहता था। 30 साल गुजर गए, इस किताब पे ना भारत ने इसका रिबटल दिया, ना उन्होंने इसको जो है वो किसी अदालत में चैलेंज किया। दूसरी बात, इसके जगह में जो ये जाए वकुआ है, इससे चंद गज के ऊपर 2 मिलिट्री बेस भारत के मौजूद हैं। एक जो है वो उनका ननवान बेस है और दूसरा जो है वो एक यात्रा बेस है। अब मुझे ये बताइए कि ये 2 बेस मौजूद हैं, 8 पुलिस चौकियां मौजूद हैं, ये रेड जोन एरिया है जहां वाकया कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही है, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। वाकया कैसे हो गया? बिल्कुल सही है। अब इसमें एक चीज में ब्रिगेड साहब ये ज़हन में आती है कि अब चूंकि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, उसमें पाकिस्तान के पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है और पाकिस्तान ये सबूत चूंकि दुनिया के हवाले करता है, तो एक दबाव भारत के ऊपर बन रहा है मुसलसल। क्या आपके ख्याल में इस तरह की चीज करके भारत उस दबाव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है? ये भी वजह हो सकती है। देखिए, इंडिया इज प्रूवन ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। अभी अब्दुल्ला ने बात की है कि जो कनाडा में किया, अमेरिका में किया, पाकिस्तान ने हमारे 20 पाकिस्तानी हमारे इंडियन रॉ ने खुद एडमिट किया उनको मिनिस्टर ने कि वो कश्मीर कॉज का सपोर्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद जो बलूचिस्तान में भी एक्सपोज हो गए, जिस तरह जाफर एक्सप्रेस पे किया, और उसका जो उन्होंने एक पूरा उनकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वो उन्होंने टेररिस्ट की इंडिया ने लड़ी, उसके बाद इसी तरह सोशल मीडिया पे लेकर गए। तो ये सारी फिर जो काबुल एम्बेसी में कर रहे हैं, उधर से खारजियों को सपोर्ट कर रहे हैं, BNA को कर रहे हैं, तो ये सारी आहिस्ता आहिस्ता ये इंडियन ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री बनता जा रहा है। यूरोप ने और अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए, जिसकी डाइवर्सन के लिए इन्होंने ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और सोचे समझे बगैर, कोई फैक्ट नहीं, कोई फिगर नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, आपने जाके पाकिस्तान का नाम लगा दिया। ये लोग वहाँ तक जो लोग सोशल मीडिया फॉरेन वो भी इसको एक्सपोज कर रहे हैं। अल जज़ीरा ने भी इनको काफ़ी एक्सपोज किया है। पाकिस्तानी मीडिया फर्स्ट टाइम बहुत अग्रेसिव, आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब। ये इस वक्त इनको एक्सपोज करेंगे, लेकिन साथ रशिया, चाइना, ईरान और हमारे ओएससी ममालिक को पाकिस्तान मस्ट कीप देम इन्फॉर्म्ड, क्योंकि इस रीजन के अंदर अगर कोई इंडिया मिस वेंचर करता है, इसकी आग की लपेट में ये पूरा रीजन आएगा और अल्टीमेटली माइट इसके फॉलोड ग्लोबली भी जा सकते हैं। इसलिए इसको हमें चाहिए कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में
इस्लामाबाद में तमाम सफारतकार को बताए, फॉरेन ऑफिस और इंटीरियर से मिलके उनको ब्रीफ करें व्हाट इंडिया इज डूइंग, व्हाट इंडियन इंटेंशन। और पाकिस्तान के ये भी बड़ी क्लियर ये को तकलीफ किया कि चीफ आर्मी स्टाफ ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी में जो कश्मीर के बारे में स्टेट की थी उसकी इनको तकलीफ हो रही है। और ये मैं बताऊं, इस वक्त ये पाकिस्तान का बयानिया नहीं है, हमारा अज़्म है कि इस दफ़ा अगर इंडिया ने हरकत की, इनके एरिया में घुस के इनको मारेंगे ताकि इनकी नस्लें याद कर दी। सही है। तो ब्रिगेडियर साहब, अब ये आमतौर पर इस तरह के वाक़े में सबसे पहले शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं और वो दुनिया के सामने लाए जाते हैं। भारत ने लाशें गायब कर दी, हथियार गायब कर दिए, सामान दीगर चीज़ें जो उनके पास मौजूद होंगी वो सारा कुछ गायब हो गया। ये आमतौर पर इस तरह होता है ब्रिगेडियर साहब? इस तरह के वाक़े में ये तो अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं और फिर दुनिया के सामने रख देते हैं। अगर इंडिया जैसा मुल्क जो है ना, जो ये कनिंग है, जिसमें रॉ और इनकी हुकूमत जो है, ये चार का टोला जो है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, इनके पास अगर एक भी सबूत होता है ये आसमान सर पे उठा लेते। ये पाकिस्तान का भी आप ये सब शुरू कर देते कि इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी वेपन है, पाकिस्तानी वो ड्राई फ्रूट है, पाकिस्तान की ये चीज़ है, वो चीज़ है, कोई इन्होंने दिखाई है? कोई टेररिस्ट दिखाया है? और उसके बाद जितने लोग मरे उनकी कोई बॉडी दिखाई है? उनको छुपा के रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? इसलिए कि इनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। उनके लोग लवाकिन कह रहे हैं कि वहाँ हमने किसी को फायर करते नहीं देखा, हमने कोई फायरिंग नहीं सुनी है। कश्मीरी नौजवान वहाँ के कह रहे हैं, ये इसी जगह के जो जगह है पहालम, ये कौन सी जगह है, पहलगाम पे, कि जी वहाँ पर कोई उनको हमने मतलब है कि इन्होंने पूरा खुद प्लान किया। ये पूरा फॉल्स ऑपरेशन है। दे वांट टू डू समथिंग इन सर्जिकल स्ट्राइक, बट आई थिंक दे विल हैव टू पे हेवीली। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला साहब, आप ये पाकिस्तान तो देखिए हम एक लंबे अरसे से दहशतगर्दी का विक्टिम है और इसमें रॉ के मुलव्वस होने के बेशुमार सबूत पाकिस्तान दुनिया के सामने रख चुका है। वो दुनिया अपनी बेहिसी की वजह से उस पर बात ना करे या भारत पर दबाव ना डाले, एक अलहदा मामला है। लेकिन पाकिस्तान तो खुद एक विक्टिम है। पाकिस्तान का मुकदमा इससे शायद और मजबूत होता है कि भाई, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसकी न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि अगर यहाँ जो लोग मारे गए हैं उन लोगों से इजहार यकजहती किया है, अफसोस का इजहार किया है। तो पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं इस मामले में? देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जो है 9/11 के बाद पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट रहा और हमने तकरीबन $200 बिलियन जो है मुआशी तौर पर लूज किया। हमने 80,000 से जायद जानों की कुर्बानियां दी और उसके अलावा जो है मुतअद्दिद जो हमें डिप्लोमेटिक जो मुश्किलात आई वो उसके अलावा थी। लेकिन पाकिस्तान साबित कदम रहा एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत की तरह। भारत जो है वो हर बार इस किस्म की हरकतें करता रहा और भारत उस जब वॉर ऑन टेरर थी उसके अंदर कहीं भी फ्रंट लाइन इत्तेहादी नहीं था, बल्कि जब वो आए जनरल मार्क मिली तो उस टाइम पे उन्होंने भारत से 5,000 ट्रुप्स मांगे, लेकिन भारत ने देने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान तो हमेशा से फ्रंट लाइन पे रहा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को पذيराई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। भारत ने डोजियर, जो भारत की मुलव्विस होने का डोजियर पेश किया गया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में यूनाइटेड नेशन में, आज तक उस डोजियर पे कोई बात करने वाला नहीं है। कुलभूषण यादव जो है उसका मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर है, जहां उसके पास कोई चीज जो है अपने दिफा के लिए नहीं है और वो खुद इकरार कर चुका। ये सबसे बड़ी जो है सबूत यह है कि वो ये कहता है कुलभूषण कि भारत इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और दूसरी जंगे अजीम के बाद सबसे बड़ा दहशतगर्द जो हाजिर सर्विस एक वर्दी में अफसर था वो पाकिस्तान भेजा गया। तो भारत तो दहशतगर्दी का जो है वो बाप है इस टाइम पे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये आज का प्रोग्राम था। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।